मुल्क मरहलावार 8 फरवरी के आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के फैसले अब मुख्तलिफ शहरों में कायम ट्राइब्यूनल्स में ज़ेर समाअत हैं, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को, उनके उम्मीदवारों को धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है और उनके मुस्तरद करदा कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। गोया PTI के लिए इलेक्शन के कुछ दरवाजे खुल रहे हैं और इसके साथ PTI मुखालिफ सियासी जमातों में खलबली के आसार हैं। साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक मजमूई तौर पर पार्टी के 873 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। आज किसी भी ट्राइब्यूनल से किसी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद होने की खबर नहीं आई। इमरान खान के ने 122 से कागजात मुस्तरद होने की अपील की समाअत कल होगी। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी, हलीमा दिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, जुल्फी बुखारी, राजा बशारत, सलमान अकरम राजा, आतिफ खान समेत PTI के दर्जनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी भी अब इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जिब्रान नासिर, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। इब्रान साहब, आप खुद गो कि आप आई गेस इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में, लेकिन आपने PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस उठाया और आज उनके वो कागजात जो हैं वो मुस्तरद होने का जो RO का फैसला था वो मुस्तरद हो गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ पाएंगे। ये पूरा माहौल जो आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, 850 PTI के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात मुस्तरद हुए, मगर उसी तरह से बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी ये मामला है कि जब ये ट्राइब्यूनल्स में गए, ये ROs के तमाम फैसले जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स ने मुस्तरद कर दिए। एक बहुत ही गैर मामूली कैफियत है। देखिए, ये गैर मामूली कैफियत ज़रूरी है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये डेफिनेटली बाय डिज़ाइन है। 9 मई के दिलखराश जो वाक़यात हुए थे काबिल मज़म्मत, यकीनी तौर पे मुल्क के अंदर ऐसे हालात मामलात नहीं होने चाहिए। और अगर उसके अंदर रियासत को लगता है या इदारों को लगता है या अदालतों को लगता है कि किसी जमात की मखसूस लीडरशिप अगर शामिल भी थी, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसकी सज़ा उस जमात के हर एक अरकान को दी जाए कि जिसके ऊपर अगर कोई पर्चा नहीं भी है या अगर हमने पर्चा कर दिया मगर कोई सबूत नहीं मिला, तो यकीनी तौर पे ये हमने ज़रूरी बनाना है कि उसको सियासत से हर लिहाज से, हर तरीके से दूर रखा जाए। मगर हमें अनफॉर्चुनेटली होता यही नज़र आ रहा है कि जब ये बात हो रही है बिलखुसूस PTI की जानिब से कि फॉर्मर वफाकी काबीना हो या सूबाई काबीना हो या जो पार्टी के चीदा बानी मेम्बरान हैं, लीडरान हैं, जो सामने एक फ्रंट फेस होते हैं, आवाम से एक राब्ता कायम करते हैं, उनके नॉमिनेशन से रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और यकीनी तौर पे जो एक ये मैलफाइडे थी ROs की जानिब से इन पेपर्स को रिजेक्ट करने में, वो एक्सपोज हुई है कि कमोबेश तमाम तर एतराज़ात जो ROs ने लगाए थे वो रद्द करके तमाम तर उम्मीदवार के नॉमिनेशन फॉर्म्स ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कल को वोटिंग करवाने के लिए और वोटिंग से पहले जो कैंपेन के दौरान कंडक्ट होता है, आपको जो मुख्तलिफ NOCs मिलती हैं, आपके अपोनेंट्स आपके खिलाफ कोई शिकायत करते हैं या आपको अपने किसी अपोनेंट से शिकायत होती है, और फिर जो इलेक्शन के फॉर्म्स निकलने हैं, पोलिंग के दिन जो अमला आना है, वोट कास्ट होना है, वोट की गिनती होनी है, उसकी फाइनलाइजेशन होनी है, ये तमाम के तमाम उसी RO ने करनी है जिस पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक जो 3 बड़ी जमातें हैं उनमें से एक बड़ी जमात ऑलरेडी अदम एतमाद का एक इजहार कर चुकी है, और वो गैर ज़रूरी अदम एतमाद का इजहार नहीं है, उनके पास ठोस वजूहात हैं। तो अगर किसी भी हल्के की ये ख्वाहिश थी, किसी तबके की ये ख्वाहिश थी कि इस मुल्क में इलेक्शन मुलतवी हों, तो उसका बड़ा अच्छा तरीका यह है कि इलेक्शन होने से पहले इस एक्सरसाइज को इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए कि तमाम पार्टियां जो हैं इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दें। और हमें उसी तरफ कहानी अनफॉर्चुनेटली जाते हुए नजर आ रही है, जबकि मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता मगर इसके साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिले करने पहले का। तो ये आप मुझे बताइए कि आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि जो पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, ये एक RO का अपना इनफरादी फैसला बुनियाद, चाहे उसका वो बाद में स्ट्राइक डाउन कर दिया ट्राइब्यूनल ने, लेकिन ये क्या इसकी कोई मिसाल मौजूद है या इसकी कोई शवाहिद मौजूद है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और ये एक मंसूबे के तहत सारे कागजात मुस्तरद किए गए? देखिए, हमें कहीं पे तो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रोमो में चला रहे थे कि जज साहब फरमा रहे हैं कि 3 अलग अलग हलकों में जो ROs पेपर रिजेक्ट कर रहे हैं उसमें फुल स्टॉप और कॉमे का भी फ़र्क नहीं है। मगर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि कम से कम ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं थी कि कुछ भी करके इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करो। अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ
तो फिरदौस शमीम नकवी साहब के ये कह के पेपर्स रिजेक्ट किए गए कि चूंकि पार्टी का सिंबल ले लिया गया है ईसीपी की जानिब से, तो ये किस निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, इसलिए इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं है। इतना बेतुका सा फैसला, इतना बगैर किसी मंतक के और कानून के उसके प्रेमिस में डीप रूटेड नहीं था ये फैसला, अपनी तरफ से अखज़ करके। तो यानी कि ये जो अमला सारा आरओ का था, जिसकी ट्रेनिंग पे आपको पता है बड़ा शोर मचाया गया था, जब पेशावर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन सस्पेंड किया था, बल्कि सॉरी लाहौर हाई कोर्ट ने, तो बड़ा शो कॉज भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और बड़ी बात ही गई थी कि सर ट्रेनिंग रुक गई, अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे, ये ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। तो ये तो फिर सारी जिम्मेदारी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने सर पे ली है, क्योंकि ये उनके ट्रेन शुदा आरोज हैं। और अगर उनको यही नहीं पता कि आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 62 क्या कहता है, और इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 62 क्या कहता है, और इससे हटके हम जो भी चाहेंगे रीजन लिख देंगे रिजेक्ट करने में पेपर्स, तो इसको आप मेलाफाइड ही कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा तो ये मगर एक ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसेस, आपने भी शुरू में ये बात की है कि अगर होल सेल रिजेक्शन हो गई तमाम कागजात नामजदगी की एक पीटीआई के बड़े हलके की, और फिर उसको स्ट्राइक डाउन किया एपेलेट ट्राइब्यूनल ने इतने बड़े अंदाज में, तो ये जो पूरी फौज है खड़ी हुई है, माफ़ कीजिएगा जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आरओज की ये जो तैयार की, जिसकी तरबियत की है इलेक्शन कमीशन ने, ये इनकी जो इनका जो रिज़ल्ट सामने आया है, ये तो बहुत ही बड़े ख़तरे की निशानदेही कर रहा है। जैसे कि आपने खुद अर्ज़ किया कि इसमें तो अभी कई मराहिल हैं जहाँ पे आरओज का इम्तहान होना है, और ये पहले इम्तहान में बुरी तरह से फेल हो गए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातों में से एक बड़ी जमात इस तरह अदम इजहार का इजहार करेगी, अदम एतमाद का, और बाद में इलेक्शन के जाते हुए इनको मसाइल भी पेश होंगे, और ऊपर से देखिए सिक्योरिटी क्राइसिस मुल्क में अपनी जगह है, हम उससे भी मुंह नहीं फेर सकते, वो अपनी जगह एक तल्ख हकीकत है। मगर सिक्योरिटी क्राइसिस 2018 और 13 और 2008 में ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद उस वक्त जिस मुल्क दौर से मुल्क गुजरा था वो ज़्यादा थे। मगर अब ये देख लीजिए कि सेनेट के अंदर एक साहब आज खड़े हो जाते हैं और रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, और फिर बाकी सारे सेनेटर्स को रेजोल्यूशन के पास होने के बाद ख्याल आता है कि नहीं जी इलेक्शन तो टाइम पे होने चाहिए, ऐसी कोई बात कोई ना करे। तो ये तमाम तर कोशिशें कई तरीके से की जा रही हैं कि जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो भी बददिल हो जाएं, जो इलेक्शन करवा रहे हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी हिट हो जाए, और जो इलेक्शन वक्त पे करवाना चाह रहे थे, यानी कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनको भी कोई और राह नजर ना आए और कोई इस तरीके से कोई डिले प्रोसेस लिया जाए। मैं खिलाफ इलेक्शन पीटीआई के 2 इलेक्शन लड़ चुका हूं, अब तीसरा इलेक्शन बतौर आज़ाद लड़ने जा रहा हूं, मगर मुझे एक हकीकी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, मुझे शिकस्त से कोई खौफ नहीं है। मैं कितने भी बेतहाशा वोटों से हारूं, मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरे एक हल्के के हर वोटर को, चाहे वो तहरीक इंसाफ का था, पीपल्स पार्टी का था, नून लीग का था, तहरीक लब्बैक का था, जमात इस्लामी का था, MQM का था, जमात उलमा इस्लाम फे का था, या किसी आज़ाद उम्मीदवार का वोटर था, उसको अपना नुमाइंदा भी मिला, उसको अपना नुमाइंदा कैंपेन करते हुए बगैर खौफ व खतर भी नजर आया, और वो उनके लिए जाके ना सिर्फ वोट डाल सका मगर उस दिन वो वोट गिना भी गया। ये जमहूरियत का कहते हैं जमानत है। हकीकी इलेक्शन आइन का वादा भी है, जमहूरियत की जमानत भी है, और इस अवाम की 24 करोड़ अवाम की अमानत भी है, और ये अमानत इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास है और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए।